Hello, my dear friends. This is Girish Rawat. Welcomes you to your channel Margdarshan classes. So, my dear friends, today we are going to discuss a very important topic for your competitive exams as well as for the class 11, that is limiting reagent. तो देखिए दोस्तों, लिमिटिंग रिएजेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखें ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। ठीक है ना। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरी गारंटी 100% कि उसके बाद में आपको लिमिटिंग रिएजेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको डिस्कस करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है पहले ये जानेंगे, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि लिमिटिंग रिएजेंट गिवन इक्वेशन में कौन सा होगा। तीसरी चीज़, हम उन न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक कहानी बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके छोटे भाई का बर्थडे था और उस बर्थडे में आपने 100 लोगों को बुलाया। अब 100 लोगों के लिए आपने समोसे लिए 100, ठीक है, और उसके हिसाब से थोड़ी चटनी जो थी वो ज़्यादा ले ली। ठीक, अब कितने लोग आए, मान लीजिए 100 लोग आए, तो 100 के 100 समोसे जो थे उनमें बट गए, लेकिन जो चटनी थी वो एक्स्ट्रा थी। ठीक है, जो चटनी जो थी वो एक्स्ट्रा थी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो समोसे थे वो जो पूरी तरह कंज्यूम हो गए, जो 100 थे और 100 लोग आए बट गए, तो वो तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। यानी कि उसको कहेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट, जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में। और जो बचा हुआ पार्ट है, जो बच जाता है, उसको कहते हैं हम एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो इसको समझेंगे। देखिए किस तरह से कि द रिएक्टेंट दैट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं उसको? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। यानी कि वो उतनी ही अमाउंट में प्रेजेंट है जितना हमें प्रोडक्ट बनाना था। कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट का होता है। एक्स रिएजेंट क्या होता है? कौन सा वाला पार्ट है? जो बचा हुआ पार्ट है। जैसे चटनी बच गई थी, तो एक्स रिएजेंट कौन सा होता है? जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, उस रिएक्टेंट को हम क्या कह देते हैं? एक्स रिएजेंट कह देते हैं। तो इसको हम थोड़े एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक इक्वेशन आपको दे रखी है, मान लीजिए कि 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 और इससे बन रहा है 2H2O। तो आप इसको देखकर कैसे पहचानेंगे इस इक्वेशन को कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सिस रिएजेंट है? तो देखिए, इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं? यहाँ पर 2 मोल्स हैं। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? यहाँ पर 1 मोल है। O2 है, सिर्फ एक ही है। और वाटर के कितने मोल्स बने? यहाँ पर 2 बने। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, H2 को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए केवल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितने मोल्स की ज़रूरत है? 2 मोल्स की ज़रूरत है। इस हाइड्रोजन को कितने मोल्स की ज़रूरत है? यहाँ पर 2। क्लियर है? यहाँ से समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के कितने मोल्स? 2। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये वाला एक्सेस अमाउंट में था, तभी तो इसको बैलेंस करना पड़ा। ये इसकी अमाउंट ज़्यादा थी यहाँ पर, इसलिए हमें इसको ट्वाइस करना पड़ा। नहीं तो H2 और O2 एक एक मोल हो जाते। अगर मैं 1-1 कर देता तो बराबर ही रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया? इसको बढ़ा दिया। यानी कि ये तब रिएक्ट करेगा जब यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे? 2 मोल्स कर देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई। उसी तरीके से इस इक्वेशन को भी देख के आप पता लगा सकते हैं। इक्वेशन देख के आपको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, N2 प्लस 3H2। तो कहने का मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए 3 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन को बर्न करने के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरल केसेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जनरल केसेस के लिए है। अगर यहाँ पर मास दे रखा है, अब कुछ न्यूमेरिकल से समझेंगे कि अगर मास दे रखा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट है। कौन सा लिमिट में दे रखा है, कौन सा उस अमाउंट में दे रखा है जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, पूरा खर्च हो जाएगा, और कौन सा एक्सेस में है जो अनरिएक्टेड पार्ट है, जिसका प्रोडक्ट में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। अब देखिए ज़रा,
क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 ग्राम ऑफ सल्फर। 2 ग्राम यहाँ पर मैग्नीशियम दे रखा है और 2 ग्राम यहाँ पर सल्फर दे रखा है। तो रिएक्शन क्या बन रहा है दोस्तों, MgS, 1 मोल इसका 1 मोल इसका। इससे तो आप पता लगा नहीं पाएंगे कि कौन सा यहाँ पर लिमिटिंग है और कौन सा एक्सिस है। तो रिएक्शन देख के आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए एक तरीका होता है, आपको जब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तरीका क्या होता है, देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मास कितना दे रखा है, Mg का 2 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 24। तो इसके कितने मोल्स निकल के आ गए यहाँ पर, देखिए नंबर मोल्स ऐसे ही निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे दोस्तों, वो निकल के आएंगे आपके 0.0824 मोल्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया। उसी तरीके से सल्फर के कितने मोल्स निकल के आएंगे, 2/32। कितना दे रखा है, 2 और 2 दोनों में मास सेम है लेकिन मोलर मास अलग अलग है, 32। तो ये निकल के आएगा आपका 0.0624। तो आप देख सकते हैं कौन सा कम है यहाँ पर, किसकी अमाउंट कम है, यहाँ पर सल्फर की अमाउंट कम है। यहाँ पर सल्फर की अमाउंट कम है और मैग्नीशियम की अमाउंट ज़्यादा है। तो जो सल्फर जो होगा यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, ये जो सल्फर है, ठीक है ना, इसके मोल्स कम हैं तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का काम होता है, एक्सिस रिएजेंट का काम नहीं होता। ठीक है, एक्सिस तो बचा हुआ पार्ट है, जो पार्टिसिपेट करेगा, जो कंज्यूम होगा, वो कौन सा पार्ट होगा, लिमिटिंग होगा। तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को लेते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये तो हमें पता चल गया कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सिस है। ये एक्सिस में है, आपको पता चल रहा होगा, ये लिमिटिंग में है। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड। ठीक है, कि कितना जो पार्ट है वो अनरिएक्टेड रहा, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको देखिए किस तरह से क्लियर होगा, यहाँ पर देखिए MgS का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है भाई, ये तो आपने वो निकाल दिया। यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कितना है आपका 0.0624। यहाँ पर ये देखिए मोलर मास कितना निकल के आएगा इसका, MgS का 56.4 ग्राम निकल के आएगा। तो आप ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपको अगर क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है, आपको MgS का क्या निकालना है, गिवन मास। ठीक है ना, कितना मास मतलब यहाँ पर ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर ये देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 0.0624, कितने दे रखे हैं 0.0624, और मोलर मास कितना है यहाँ पर देखिए 56.4। तो MgS कितना फॉर्म हुआ यहाँ पर, MgS फॉर्म हुआ आपका 3.52 ग्राम ऑफ MgS। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर MgS की क्वांटिटी यहाँ पर देखिए बताई गई है कि MgS की क्वांटिटी कितनी निकलेगी, 3.52 ग्राम ऑफ MgS यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ हमने बताई, पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। प्रोडक्ट क्या है हमारा MgS, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, Mg का आपको पता है अच्छी तरीके से, Mg का 24.3 है और इसका 32 है। तो इसको आप कंबाइन कर देंगे तो लमसम आपका इतना निकल के आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये मोलर मास निकल गया, आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ही। तो फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, गिवन मास निकालना है, कितना मास फॉर्म होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हो इनटू मोलर मास। इसके बाद ये देखिए कि मास ऑफ Mg अनरिएक्टेड, कितना अनरिएक्टेड था। ठीक है, तो कितना था देखिए, मान लीजिए 0.0824। ठीक है, ये Mg था, सल्फर 0.0624, तो ये बराबर होने चाहिए। तो जब मैं 0.0824 में से 0.0624 को घटा दूंगा तो क्लियर है कितने मोल्स निकल के आए, यहाँ पर 0.200 मोल्स ऑफ Mg निकल गया। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे मास निकालना है ना, कितना Mg का जो मास था वो अनरिएक्टेड होगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स हैं ही, मोलर मास आपको पता ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना मास अनरिएक्टेड होगा, 0.486 ग्राम ऑफ Mg। क्लियर हो गया होगा, ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके NCERT का, इन टेक्स्ट का। तो उसको भी समझेंगे कि किस तरह से उसको किया गया है। पहले आप देखें ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर 50 ग्राम ऑफ N2, 50 ग्राम ऑफ N2 एंड 10 ग्राम ऑफ H2।
ठीक है, 50 ग्राम N2 है, ठीक है, 50 ग्राम N2 है और 10 ग्राम H2 है, इनको मिलाया जाता है और मिला के अमोनिया बनता है NH3। तो आपको क्या क्या चीज़ निकालनी है, कैलकुलेट दी NH3 फॉर्म्ड, सबसे पहले बताना है कि कितना NH3 बनेगा। उसके बाद ये बताना है आइडेंटिफाई दी लिमिटिंग रिएजेंट, इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3। चलिए, तो यहाँ पर आप सबसे पहले कैसे पता लगाते हैं, देखिए अच्छी तरीके से आपको पता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 50 kg N2 दे रखा है, 50 kg N2। तो N2 का जो मोलर मास होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए एक का 14 होता है, ठीक है, 7 2 जा 14, तो ये 28 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 50 kg है तो kg को ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम में, तो ये 50,000 अपॉन 28 हो जाएगा। तो कितने मोल्स निकल के आए इसके, 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स निकल के आए। अब H2 कितना दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है H2 की जो वैल्यू है 10 kg, तो 10 kg है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना निकल के आएगा यहाँ पर, तो 2.01 समथिंग इसका एक जो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 1.02, तो ये 2 पॉइंट समथिंग 2.2 करके होता है। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 10 kg में जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे आपके 4.96 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिए हैं, यहाँ दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। लेकिन हमको एक चीज़ पता है, हम क्या जानते हैं कि N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3, यानी कि जब इसका एक मोल था, जब N2 का एक मोल था तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स थे, 3 मोल्स थे। कितने मोल्स थे, 3 मोल। तो कितने मोल्स अमोनिया बना, यहाँ पर 2 मोल्स अमोनिया बना। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका, सॉरी, यहाँ पर ये देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि N2 का इसमें से जो कम है, ये 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ N2 दे रखा है, और कितना H2 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी H2 की, कितने H2 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक मोल N2 को 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करने के लिए इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, 5.36 इंटू 10⁻3 होनी चाहिए थी। लेकिन है कितनी हमारे पास में, हमारे पास में है 4.96 इंटू 10⁻3। तो इस हिसाब से क्या है, इसकी वैल्यू कम है, इसकी क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पर H2 क्या हो जाएगा, एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पर H2 किसकी तरह काम करेगा, एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। उसके बाद में हमें ये पता चल गया कि कौन सा यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद एक चीज़ आप देखिए कि 3 मोल H2 के और 2 मोल इसके 3 मोल H2 के क्या बनाते हैं, 1 मोल N2 के और 3 मोल H2 के कंबाइन होकर 2 मोल किसके बनाते हैं, अमोनिया के बनाते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर देखें कि H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर H2 का कितना मास निकल के आया है आपका, क्योंकि हम लिमिटिंग रिएजेंट को ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंसीडर करते हैं। मैं आपको पहले ही बताया था कि ओनली लिमिटिंग रिएजेंट इज कंसीडर्ड, एक्सिव रिएजेंट को नहीं लेते हैं, केवल वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, आपको जो एक्सिव रिएजेंट है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखें कि ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2NH3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई दिस, तो ये किसके इक्वल निकल के आएगा आपका 3.30 इंटू 10⁻3 मोल्स ऑफ NH3। तो ये किसके मोल्स निकल के आ गए, NH3 के मोल्स निकल के आ गए। और अगर मुझे इसका मास निकालना है तो मैं मास भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं और NH3 का जो मोलर मास है वो कितना होगा, 17 होगा। NH3 14 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 17। तो N की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हमने कितनी डाली, N की वैल्यू कितनी है हमारी, जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल के आए आपको अच्छी तरीके से पता है 3.30, ठीक है ना, इंटू 10⁻3, और मोलर मास कितना है आपका 17। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इससे क्या निकल के आ जाएगा आपका गिवन मास ऑफ NH3, कितना NH3 का मास बनेगा यहाँ पर। तो ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं, यहाँ पर N की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, मोलर मास आप निकाल सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा यहाँ पर, कितना
NH3 फॉर्म हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके NCERT का ही क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैं कराता हूँ। देखिए, आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं करा देता हूँ। देखिए, N2 + 3H2, N2 + 3H2 मिल के क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं 2NH3। क्लियर है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर ये बताना है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। अमोनिया कितनी बनेगी जब इसका मास कितना दे रखा है, जब इसका मास दे रखा है किसका, N2 का जो मास दे रखा है, कितना दे रखा है 2 × 10⁻³ रिएक्ट करता है H2 के साथ में। H2 का मास कितना दे रखा है 1 × 10⁻³। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि कितनी अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि क्या इन दोनों रिएक्टेंट में अनरिएक्टेड होगा, और अगर होगा तो उसका मास कितना होगा। बहुत आसान तरीके से देखिए, हमने इक्वेशन लिखी N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, यानी इसका 1 मोल था, इसके 3 मोल्स थे, यानी कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, यहाँ पर 1 मोल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, यहाँ पर 3 मोल्स हैं, और यहाँ पर अमोनिया के कितने मोल्स बने, इसके 2 मोल्स बने। तो एक चीज़ देखें ज़रा कि यहाँ पर नाइट्रोजन का मास कितना दे रखा है 2 × 10⁻³ यानी कि 2000, यहाँ पर देखिए 2000 ग्राम दे रखा है अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल पा रहे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसके कितने मोल्स निकले 71.43। यहाँ पर ये देखिए H2 यहाँ पर देखिए H2 के लिए, यहाँ पर H2 के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है, ये H2 की वैल्यू है। तो H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000/2, यानी इसके कितने मोल्स निकल के आ गए दोस्तों, आपके 500 मोल। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि क्या ये 500 मोल चाहिए इसको रिएक्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं इसको। इनमें से एक क्वांटिटी को हमने फिक्स किया, इस वाली को, ये छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है। तो इसके कितने मोल्स हैं, लेकिन 3, ये 1 मोल है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी H2 के कितने मोल्स चाहिए मुझे, 214 मोल चाहिए। अगर देखिए इसकी क्वांटिटी को अगर मैं फिक्स कर रहा हूँ, इसके हिसाब से भी अगर मैं इसको 3 फोल्ड कर देता हूँ, तिगुना कर देता हूँ, तो भी कितने मोल्स होने चाहिए थे, 214 मोल्स होने चाहिए थे। लेकिन इसमें कितने हैं, 500 मोल्स हैं। यहाँ पर कितने, 500 मोल्स। तो इसका मतलब ये एक्सेस अमाउंट में हो गया, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, यहाँ पर 500 मोल है, ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर चाहिए कितने थे, कायदे से 214 मोल होने चाहिए थे। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट पार्टिसिपेट करता है, आपका एक्सेस रिएजेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसमें आपका कौन सा रिएजेंट पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला रिएजेंट पार्टिसिपेट करेगा 71.43। तो देखिए कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है, कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बन रहा है दोस्तों, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पर कितने मोल दे रखे हैं, यानी कि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो देखिए 71.43 × 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मोल्स बन रहे हैं। तो टोटल कितने मोल्स बने इसके, देखिए 142.86 मोल बने। कितने मोल्स बने, 142.86 मोल बन गए। लेकिन ये तो हमने मोल निकाले ना, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो देखिए बहुत इजी सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। बहुत इजी फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता ही है कितने हैं, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिए, कितने मोल्स निकल के आए आपके 142.86, और मोलर मास कितना है NH3 का 17 होता है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना अमोनिया बनेगा, 2.43 × 10⁻³ ग्राम अमोनिया फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको बहुत अच्छी तरीके से। चलिए पहला पार्ट हमने क्लियर कर दिया। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि इनमें से क्या कोई रिएक्टेंट जो है अनरिएक्टेड होगा। बिल्कुल, देखिए कितना पार्ट इसमें कायदे से होना कितना चाहिए था कि अगर ये 71.43 है तो इसको कितना होना चाहिए था, 214 मोल होना चाहिए था कायदे से, इसके हिसाब से भी, क्योंकि तिगुना है 3 मोल है तो इसके भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन है कितना, ये का है कितना, 500 है। तो यहाँ पर देखिए 500 में से 214 को घटा देंगे, 214 तो रिएक्ट करेगा, है ना, जो प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन बाकी जो बचा हुआ है 286 जो मोल है वो अनरिएक्टेड पार्ट है। कैसा पार्ट है ये, अनरिएक्टेड पार्ट। अब ये देखिए यहाँ पर मास के टर्म में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मास के टर्म में कैसे रखेंगे, आप देखिए
कि यहाँ पर कितना 286 है, तो n की वैल्यू हमने 286 रख दी। गिवन मास आपको निकालना है। मोलर मास जो है हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो है एक्सेस अमाउंट में, तो 2 हो जाएगा, H2 की फॉर्म में है। तो देखिए 286 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 572 ग्राम। दिस इज द आंसर। आई होप दिस वीडियो विल बी गुड फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटेटिव लेवल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप होता रहे दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।